हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हमें मोहम्मद इरफान साहब ने शेयर की है और इससे पहले भी 2 या 3 स्टोरीज ये शेयर कर चुके हैं। ये स्टोरी, ये जो वाकया है ये इनके परदादा के साथ पेश आया था और ये उस वक्त की बात है जब पार्टीशन हुआ था या पार्टीशन होने का टाइम चल रहा था। ये बताते हैं कि इनके दादा उदयपुर के करीब किसी गांव में रहा करते थे और ये जो दौर था ये वो दौर था जिस दौर में ना ही टेलीफोन मौजूद थे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। इसके साथ साथ जो बुनियादी सहूलियात थी जैसे कि रोड्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। अगर लोगों को अपने रिश्तेदारों से राब्ता करना होता या उनको कोई खबर पहुंचानी होती तो तार चला करते थे, यानी खतों किताबत के जरिए एक दूसरे से राब्ता किया जाता था। और अक्सर ऐसा होता था कि अगर आप किसी को शादी में इनवाइट करना चाह रहे हैं तो बहुत कम ही चांसेस हुआ करते थे कि उसको टाइम पे तार या खत मौसूल हो जाए। अक्सर ऐसा होता था कि शादी होने के बाद खत मिला करते थे। तो वैसे ही इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे जिनके साथ ये वाक़यात पेश आए थे उनको एक इनविटेशन या एक ख़त मौसूल हुआ। अब ये जो ख़त था ये बुनियादी तौर पे एक दावतनामा था और इनकी एक दूर की फुप्पो थी, उनके बेटे की शादी थी। इनको इस ख़त के ज़रिए उस शादी में मदऊ किया गया था और ये जो शादी थी ये इनके गांव से तकरीबन 750-800 किलोमीटर के फासले पे एक गांव मौजूद था, वहां पे थी। इत्तफाक है कि जब इनको शादी का खत मौसूल हुआ तो उस पे जो तारीख दी गई थी उस तारीख को आने में भी तकरीबन 1 महीना बाकी था। यानी कि ये जो खत था ये इनको टाइम पे मौसूल हो चुका था और इस खत के रिप्लाई में या इसके जवाब में इन्होंने भी उनको एक खत लिखा। इन्होंने लिखा कि आपका खत मुझे मौसूल हो चुका है और यकीनन मैं आपकी बेटे की शादी में शिरकत करना चाहता हूं। आपके बेटे की जो शादी है उस शादी से मैं 1 दिन पहले ट्रेन पकड़ के निकल जाऊंगा और उम्मीद है कि जो ट्रेन है ये रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मुझे आपके गांव में या आपके इलाके में पहुंचा देगी। आप मेहरबानी करके किसी अपने बेटे को या किसी भी जानने वाले को स्टेशन पे भेज दीजिएगा ताकि वो वहां से आके मुझे पिक कर ले। खैर, इन्होंने टाइमली रिप्लाई किया और इनको उम्मीद थी कि शादी से पहले पहले ये जो खत है वो उनके घर वालों को मौसूल हो जाएगा और ये शादी से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आया जिस दिन इनको ट्रेन पकड़ के शादी के लिए रवाना होना था। ये टाइम पे स्टेशन पहुंचे और इनको पता था कि ये टाइम पे पहुंचेंगे और जब ट्रेन टाइम पे चलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रात के 10 साढ़े 10 बजे तक ये उस गांव में या उस एरिया में पहुंच जाएगी और वहां से जो उनके एक रिश्तेदार हैं या जो भी उनके घर के मर्द हैं वो इनको लेने के लिए पहुंच जाएंगे। इन्होंने अपना जो बुनियादी सामान था वो अपने साथ रखा। इसके साथ साथ क्योंकि सर्दियां चल रही थी तो थोड़े बहुत सर्दियों के कपड़े भी इन्होंने अपने साथ रख लिए थे।
जब ये स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन को निकलने में 10 से 15 मिनट बाकी थे, यानी कि ट्रेन जो है वो अपने टाइम पे निकलने वाली थी। और ऐसा ही हुआ कि कुछ देर के बाद जब ट्रेन इनके गांव से उस गांव की तरफ या उस एरिया की तरफ निकली जहां पे इनको पहुंचना था, तो ये बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इनको यकीन था कि ट्रेन वहां पे टाइम पे पहुंच जाएगी। ट्रेन को निकले हुए अभी 2 या 2.5 घंटे गुजरे थे कि एकदम से जो ट्रेन थी ये खराब हो गई। अब जबकि ट्रेन खराब हुई तो उसको सही होने में तकरीबन 3-3.5 घंटे मजीद लग गए। लिहाजा ये जो ट्रेन है जो 10 बजे उस स्टेशन पे पहुंचनी थी, तो ये 10 बजे के बजाय रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे के दरमियान उस स्टेशन पे पहुंची। अब इनका ख्याल था कि इन्होंने जो ख़त लिखा है वो उस फैमिली को मौसूल हो चुका है और वहाँ के इक्का दुक्का जो मर्द हैं वो इनको लेने के लिए स्टेशन पे पहुंचे हुए होंगे। खैर, जब ये उस स्टेशन पे उतरे तो इनके साथ साथ कुछ दूसरे मुसाफिर भी वहां पे उतरे। इन्होंने आगे पीछे का जायजा लिया और बारी बारी सबको देखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता करके जो इनके साथ पैसेंजर उतरे थे सारे के सारे अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो गए और ट्रेन यहां से मजीद आगे बढ़ चुकी थी। अब ये उस स्टेशन पे मौजूद थे, इनके अलावा इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, लेकिन इत्तेफाक से इनके जो रिश्तेदार थे जिनकी शादी में इनको शिरकत करनी थी, उनके घर से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। अब इनका यही ख्याल था कि हो सकता है कि उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आए हों और जब उनको पता चला हो कि ट्रेन के आने में देर हो जाएगी तो वो शायद इसी वजह से वापस चले गए हों और अब किसी भी लम्हे वो दोबारा से यहाँ पहुँचने वाले हों। खैर, ये वहाँ पे खड़े रहे और तकरीबन आधे से पौन घंटे तक इंतज़ार करते रहे। इसी दौरानिए में रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी पैसेंजर थे सारे के सारे स्टेशन से रवाना हो चुके थे। इस वीरान और सुनसान स्टेशन पे इस शदीद सर्दी में अब ये अकेले मौजूद थे और इनके अलावा कुछ रेलवे का स्टाफ था जो कि शायद अपने रूम के अंदर सोने की तैयारी कर रहा था। अब जैसे जैसे टाइम मजीद गुजर रहा था, सर्दी बढ़ती चली जा रही थी और इनकी जो परेशानी थी वो भी सर्दी के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। इनकी एक अजीब सी कैफियत थी क्योंकि इनकी जो फुप्पो का घर था वो इनको नहीं मालूम था, तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो ये था कि वो यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करें। ये बताते हैं कि मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठा रहा और बैठे बैठे बिला आखिर 3-3:15 बज गए। मैं वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को ख़त मौसूल नहीं हुआ हो, और अगर ऐसा हुआ है तो मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। बहुत सारे ख्यालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे कि इसी दौरानिए में सामने बेंच के ऊपर या चेयर के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है जिसके कपड़ों से देख के वो गांव की लड़की लगती है और ऐसा लग रहा है कि उसने जो सूट पहन रखा है वो उस तरह का है जैसे कि राजस्थानी औरतें पहना करती हैं। हालांकि मैं काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद था, लेकिन हो सकता है कि मेरी नज़र इस बेंच पे या चेयर पे ना पड़ी हो। मैं बड़ा हैरान था कि इतनी शदीद सर्दी हो रही है। मैंने एक चादर अपने ऊपर डाल रखी है, लेकिन ये जो लड़की है ऐसा लग रहा है कि इसको सर्दी नहीं लग रही। उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ही बारीक कपड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा तैयार होके यहाँ पे मौजूद है। अब पुराना दौर था, उस दौर में किसी लड़की से या किसी औरत से बात करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन था। खैर, मैं दूर से खड़ा हुआ महज उसको देख ही रहा था कि इसी दौरानिए में वो जो लड़की थी खुद से आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ने लगी।
अब जैसे जैसे वो लड़की मेरे करीब आ रही थी, वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके चंबेली की या रात की रानी की खुशबू आ रही है। बहरहाल जब वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंची तो उसने मुझसे पूछा कि बाबूजी, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो मैंने उसको बताया कि मेरे एक अजीज़ हैं जो मुझे यहाँ पे लेने के लिए आने वाले थे और मैं अब तक उनका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने अपने उन अजीज़ का या अपनी फुप्पो का नाम लिया तो उसने मुझे फौरन से कहा कि आपकी फुप्पो के बेटे का नाम ये तो नहीं है। जैसे ही उसने मेरी फुप्पो के बेटे का सही नाम लिया तो मैं एकदम से चौंक गया और मैंने कहा कि आप उनको कैसे जानती हैं? अब जैसे ही मैंने उससे सवाल किया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी फुप्पो के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, बल्कि उनके पूरे गांव और मोहल्ले के बारे में एक एक करके सारी बातें बताना शुरू कर दी। वो कहने लगी कि मेरा भी उसी गांव से, उसी गली से ताल्लुक है और मैं यहाँ पे अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ। जब उसने इस तरह से कहा तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पति का नाम क्या है? अब जैसे ही मैंने उससे उसके पति का नाम पूछा तो कहने लगी कि मेरे पति का नाम प्रकाश है और उसने मुझे कहा था कि वो मुझे लेने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई। और बाबूजी, अगर आपको बेहतर लगे तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों अपने गांव की तरफ या हमारे गांव की तरफ चलना शुरू करते हैं। मुझे यहाँ से गांव का रास्ता मुकम्मल मालूम है। अगर हम सुबह तक यहाँ पे उनका वेट करेंगे तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। अब जब उस लड़की ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे थोड़ा सा हौसला दिया तो मैंने भी उसको कहा कि बेहतर है कि हम लोग उसी तरफ चलते हैं, क्योंकि एक तो मेरे दिल में ये भी ख्याल चल रहा था कि जो तार या ख़त मैंने अपनी फुप्पो को भेजा था, अगर उनको वो मौसूल नहीं हुआ तो हो सकता है मुझे यहाँ पे एक दो दिन गुजारने के बाद वापस अपने गांव जाना पड़े। अब जबकि जो लड़की है ये उसी गांव में, उसी गली में रहा करती है, तो मुझे उम्मीद है ये लड़की मुझे मेरी फुप्पो के घर तक पहुंचा देगी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उस लड़की के साथ उस स्टेशन से कच्चे पक्के रास्ते के जरिए गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये एक चांदनी और सर्द रात थी। हल्की फुल्की चांद की रोशनी मौजूद थी और ये जो लड़की मेरे साथ मौजूद थी, इसके पास से जो चमेली की या रात की रानी की खुशबू आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती ही चली जा रही थी। खैर वो लड़की मुझसे 2 कदम के फासले पे आगे की तरफ चल रही थी। मैं मुसलसल उसके पीछे पीछे चल रहा था और इस रास्ते में बहुत सारी बातें थीं जो हम एक दूसरे से करते चले जा रहे थे। उसके जिस्म से या उसके वजूद से जो खुशबू निकल रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे उसके सहर में मुब्तला कर रही थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने कुछ देर तक मजीद इस खुशबू को सूंघा तो हो सकता है कि मैं अपने जज्बात पे या अपने ख्यालात पे काबू ना रख सकूं। अब जैसे जैसे मैं उसके पीछे चल रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जब उसने इस स्टेशन से गांव की तरफ चलना शुरू किया था तो उसकी जो चाल ढाल थी वो बहुत ही नॉर्मल औरतों की तरह थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग मजीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो चाल है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दील होती चली जा रही है। अब उसके जो पाँव थे वो सीधे के बजाय आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से टेढ़े महसूस हो रहे थे। खैर जैसे जैसे मैं मजीद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि सर्दी कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही है। मेरी आदत थी कि जब मुझे सर्दी लगा करती थी तो मैं अपने साथ सिगार रखा करता था, या उस दौर के हिसाब से जो भी सिगरेट या तंबाकू नोशी मेरे पास मौजूद था मैं उसका इस्तेमाल किया करता था। एक वक्त ऐसा आया
कि चलते चलते मैंने एकदम से जो मेरे पास सिगार मौजूद थी उसको जलाने की कोशिश शुरू की। और जैसे ही मैंने सिगार को जलाने की कोशिश शुरू की तो ये जो लड़की थी जो मेरे आगे चल रही थी वो मुझे एकदम से गुस्से से देखने लगी। वो कहने लगी कि सीधा सीधा गांव की तरफ चलें, आपको क्या ज़रूरत है कि इस वक्त सिगार पिएं। खैर मैंने उसकी एक ना सुनी और अगले ही लम्हे मैंने सिगार को जलाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं जहां पे उस वक्त मौजूद था मेरे करीब जवान में बहुत सारी घास पड़ी हुई थी और मैंने ना सिर्फ सिगार जलाई बल्कि उसके साथ साथ जो करीबी घास फूस मौजूद थी वहां पे भी आग लगा दी। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी, मैं चाहता था कि जब तक मेरी सिगार खत्म ना हो जाए कुछ देर तक हम लोगों को हाथ सेकने चाहिए। खैर जैसे ही इस घास फूस ने आंख पकड़ी तो मैंने उसके बाद सामने की तरफ उस लड़की को देखा। अब जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने देखा कि सामने की तरफ अब कोई भी लड़की मौजूद नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैं सोच रहा था कि अभी कुछ सेकंड पहले मेरे साथ साथ वो लड़की आगे आगे चल रही थी और मुझे गांव की तरफ जाने का या गांव पहुंचने का रास्ता बता रही थी। अब ये एकदम से कहां गायब हो गई है। अब मुझे थोड़ा सा शक महसूस हुआ और मुझे लगने लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे ही ये आग जली है वैसे ही ये लड़की गायब हो चुकी है। जब तक ये आग जल रही थी तब तक मुझे करीबो जवार से किसी औरत के सिसकियां लेने की या रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब जैसे जैसे आग बुझने की तरफ जा रही थी वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे करीबो जवार में दोबारा से चमेली की या रात की रानी की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था और मुझे अंदाजा हो चुका था कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। लिहाजा इससे पहले कि आग बुझती मैंने वापस स्टेशन की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह स्टेशन तक पहुंच सकूं, क्योंकि स्टेशन पे ना सिर्फ दीगर लोग मौजूद थे बल्कि इसके साथ साथ थोड़ी बहुत रोशनी का इंतजाम भी मौजूद था। ये बताते हैं कि जैसे तैसे जब मैं स्टेशन के करीब पहुंचने ही वाला था तो अब मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मेरे करीबो जवार में ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा में कोई उड़ रहा है और ना सिर्फ उड़ रहा है बल्कि किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरा सामना यकीनन किसी चुड़ैल से या फिर किसी प्रेत से हो चुका है। खैर जैसे ही मैं स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंचा तो एकदम से पता नहीं कहां से उड़ती हुई वही औरत वही लड़की मेरे सामने आके खड़ी हो गई। पर अब के बार जब वो मेरे सामने मौजूद थी तो उसका जो खूबसूरत चेहरा था वो बहुत ही बदसूरत और भयानक चेहरे में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और अब लग रहा था कि उसके दांतों से बकायदा खून निकल रहा है। अब मैंने जब अपने सामने इतनी भयानक शक्ल वाली इतनी खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल को देखा तो मैंने जोर से चीख मारी और जब मैंने जोर से चीख मारी तो उसके अगले ही लम्हे मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं स्टेशन के ऊपर मौजूद था। मेरे करीब जवान में बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन लोगों में मेरी फुप्पो का बेटा और हमारे एक दूर के कज़न भी मौजूद थे। जब उन दोनों को मैंने इन सारे लोगों के दरमियान देखा तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा और मैं एकदम से उठ के बैठ गया। खैर ये जो हमारे अजीज थे ये मुझसे पूछने लगे कि आप रात में कब पहुंचे। मैंने उनको बताया कि रात में हम लेट आए थे और इसके बाद मेरे साथ इस तरह का वाकया पेश आया था। ये सुनने के बाद वो कहने लगे कि हम भी आपको लेने के लिए 10 साढ़े 10 बजे पहुंच चुके थे
लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि ट्रेन का कुछ पता नहीं है कि उसको कितनी देर हो जाएगी। इसीलिए हम लोग वापस चले गए थे और हमने यही डिसाइड किया था कि अगले दिन सुबह तक हम आपको लेने के लिए दोबारा आ जाएंगे। खैर, मैं उनके साथ उनके घर की तरफ रवाना हो गया और जब मैं उनके घर पहुंचा और मेरे थोड़े से औसान बहाल हुए तो मैंने उनको बताया कि वो जो औरत या चुड़ैल मुझे रात में मिली थी उसने कहा था कि उसके पति का नाम प्रकाश है। अब जैसे ही इन लोगों ने प्रकाश का नाम सुना तो कहने लगे कि वाकई में हमारे गांव में, हमारी गली में एक प्रकाश रहा करता है और अब से 1 या 1.5 साल पहले उसकी जो पत्नी थी उससे उसकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी और कहा जाता है कि उसकी पत्नी ने ट्रेन के आगे आके खुदकुशी कर ली थी, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि उसने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि प्रकाश ने ही उसको जहर देके मार दिया था। यह सुनने के बाद मेरे औसान खता हो चुके थे और मेरी पूरी कोशिश थी कि जितना जल्दी ये शादी ख़त्म हो सकती है मैं इसको अटेंड करूं और यहाँ से वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो जाऊं, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे उस चुड़ैल का दोबारा से मिलना या मेरे सामने आना अफोर्ड नहीं कर सकता था। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, जिंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।